Welcome students. Today we will do graph related questions of chemical kinetics. ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस आज हमने केमिकल काइनेटिक्स के करने हैं, जिनमें बच्चों को थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है, वो आज हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको एग्जाम्स में किसी तरह की कोई डिफिकल्टी ना आए। उसके लिए हमारे पास सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को। व्हाट डू मीन बाय रेट ऑफ रिएक्शन स्टूडेंट्स? रेट ऑफ रिएक्शन इज द change in the concentration of any of the reactants or products per unit time, right? Change in concentration of any of the reactant or product also. Either we can take the rating change in concentration of reactant or product with respect to time or per unit time. ये आप सभी को पता है, इतना सबको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन हमारा सिंपली चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट। अब जो रिएक्टेंट्स हैं हमारे वो क्या होते जाते हैं, बाय द टाइम डिक्रीज होते जाते हैं, और जो प्रोडक्ट है वो बाय द टाइम इंक्रीज होते रहते हैं। यही होता है। तो रिएक्टेंट क्योंकि डिक्रीज हो रहे हैं इसलिए यहाँ पे माइनस साइन है, और प्रोडक्ट क्योंकि इंक्रीज होते जाते हैं रिएक्शन के अंदर, रिएक्टेंट ऐसे घटते जाते हैं, प्रोडक्ट ऐसे बढ़ता जाता है। ये कंसंट्रेशन है, ये विद टाइम जो हमारे रिएक्टेंट्स है ये धीरे धीरे घटते जाएंगे और प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। यही हो रहा है। विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट्स घट रहे हैं, प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं। ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। किसी भी एक रिएक्टेंट के हिसाब से हम अपनी रिएक्शन को कर सकते हैं, राइट। इसी में आपके पास इंस्टेंटेनियस टाइम, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट है कि क्योंकि जो रेट है वो हर पल सेम नहीं होता, ड्यूरिंग द रिएक्शन वो हर पल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो आप एक पर्टिकुलर इंटरवल के लिए निकालते हैं। क्या हम निकालते हैं, किसी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लेके चलते हैं जो कि किसी भी टाइम इंटरवल के लिए, कि फॉर टाइम 10 मिनट्स की रिएक्शन इस टाइम पीरियड से इस टाइम इंटरवल के अंदर आपका रिएक्शन रेट क्या था, ड्यूरिंग दैट टाइम इंटरवल जो हम रेट निकालते हैं उसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज द रेट एट फॉर अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, फॉर अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। उसके लिए हमारा एवरेज रेट हो गया। इंस्टेंटेनियस हो गया, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हो गया हमारा एट द मोमेंट, एक बहुत ही स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। उसको हम कैसे लिखेंगे, dx बाय dt से, dx बाय dt वेरी वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जो रेट होगा, रिएक्शन रेट, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट। ये एक पर्टिकुलर इंटरवल है, टाइम इंटरवल है, और ये इंस्टेंट है। हर मोमेंट के लिए, पर्टिकुलर मोमेंट के लिए जो टाइम, या फिर कह सकते हैं बहुत स्मॉल इंटरवल के लिए, उस जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है उस रेट को हम ऐसे डिनोट करते हैं dx बाय dt, इसको डेल्टा आर बाय dt से, राइट स्टूडेंट। ये थोड़ा सा बेस है केमिकल काइनेटिक्स का, लेकिन इस वीडियो में हमने सारे ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। मैं होप करती हूँ ये सब आपको ऑलरेडी पता है। हमने सिर्फ ग्राफ वाले क्वेश्चंस पे ही कंसंट्रेट करना है, तो उसकी बैकग्राउंड के लिए हमने थोड़ा सा ये टॉपिक लिया है। अब क्योंकि हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं तो हमें ऑर्डर वगैरह सारा कुछ बताना है। तो रेट ला क्या है, हमारा रेट ला, जो हमारा रेट ला एक्सप्रेशन है उसकी तरफ बढ़ते हैं हम। अपना रेट ला एक्सप्रेशन जो है हमारा एक्सपेरिमेंट से आता है। ये हमारा कैसे आएगा, एक्सपेरिमेंटली डिटेक्टेड लॉ है ये हमें बताता है कि जो हमारा रेट है, रेट ऑफ द रिएक्शन, वो किस रिएक्टेंट पे किस तरह वेरी करता है, वो किस रिएक्टेंट पे किस तरह हमारा वेरी करता है। सपोज फॉर एनी रिएक्शन अल्फा ए, सपोज एंड B reaction gives to C, A of A, B of B, C of T. Then from rate law expression or experimentally it was found that rate of the reaction is dependent upon alpha moles of A and beta moles of B. आप इसको इस रिएक्शन से नहीं लिख सकते, ये हमें एक्सपेरिमेंट से मिलता है कि
किस किस रिएक्टेंट पे, सपोज 2 रिएक्टेंट है हमारे पास, तो उनमें से हमारा जो रिएक्शन का रेट है वो किस पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, ए पे किस वैल्यू से डिपेंडेंट है और बी पे कैसे डिपेंडेंट है। ये आपको इक्वेशन से नहीं पता चलता। जो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन से हम ये चीज़ नहीं बता सकते। ये कैसे पता चलती है हमको, ये हमें पता चलती है एक्सपेरिमेंट से। तो जो एक्सपेरिमेंटली डिटेक्टेड हमारा रेट प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, उसके एक्सपोनेंट्स से वाला जो एक्सप्रेशन होता है उसको रेट ला एक्सप्रेशन कहते हैं। और रेट ला एक्सप्रेशन ही हमारा यूजफुल है क्या निकालने के लिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किससे पता चलता है हमारा, रेट ला से। इससे पता चलता है रेट ला से। और ये होता है क्या है, इट इज़ द सम of the exponents, it is the sum of the exponents of reactants in rate law expression, in rate law expression। ये जो रेट ला है इसमें एक्सप्रेशन में जो एक्सपोनेंट्स आए हैं इनके सम को क्या कहते हैं, ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है हमारा, एक्सपोनेंट्स का सम, यानी अल्फा प्लस बीटा, ये ऑर्डर है। और ये हमारा इस रिएक्शन से नहीं आया, इसमें ये है हमारे जो नंबर ऑफ मोल्स है रिएक्टिंग। ये जो अल्फा बीटा है ये हमारा एक्सपेरिमेंटली डिटेक्टेड जो एक्सप्रेशन है उससे आया कि इतने हमारे जो रिएक्टेंट ए है उसके अल्फा पार्टिकल्स के हिसाब से ये वेरी करता है और बी के बीटा पार्टिकल्स के हिसाब से। ये जो पार्टिकल्स दिए हैं इससे नहीं करता, ये रेट एक्सप्रेशन से आया है कि इसके इतने टाइम्स ये डिपेंडेंट होगा, ए के इतने टाइम्स में और बी के इतने टाइम्स में। तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अब हम चलते हैं अपने ग्राफ की ओर। तो उसके लिए सबसे पहले हम लेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले हम करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैं सारा कुछ इसी में डिस्कस करती हूँ। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है हमारे पास, हमारा जो रिएक्टेंट है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है डिपेंडेंट है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए कि जीरो ऑर्डर आ गया तो इट मीन्स ये जीरो है। मतलब इट इज इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब ये 1 हो गया तो यहाँ पे क्या आ गया, ए। ये मैं डेरिवेशन इसलिए ले रही हूँ ताकि एक ही बारी बच्चों को थोड़ी और जिनको ये क्लियर नहीं है उनको ये क्लियर हो जाए। अब क्योंकि रिएक्टेंट था तो रिएक्टेंट पे रेट कैसा होता है, माइनस। रेट कैसा होता है, माइनस। फॉर रिएक्टेंट्स हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, माइनस। और ये यहाँ से एक्सप्रेशन आ गया हमारा ये। अब हम इंटीग्रेशन के लिए कंसंट्रेशन ऑफ डी ए को अलग ले लेंगे और के डी टी को अलग ले लेंगे। ये माइनस इस साइड ले जाते हैं। देन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, डी ए और माइनस के डी टी। इसका लॉग आपको पता ही है, लॉग डी एक्स इसके बराबर होता है एक्स के। तो यहाँ हमारा आ जाएगा ए और यहाँ आ जाएगा माइनस के टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी ले लिया मैंने यहाँ पे। व्हेन टी इज इक्वल टू 0 देन ए इज इक्वल टू ए नोट। ए नोट हमारी क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। ये क्या है हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन। ए कंसंट्रेशन है किसी भी टाइम ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो जब टाइम 0 था, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, तो सारा का सारा ए क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन। अब ये यहाँ पे वैल्यू पुट कर देती हूँ मैं। ए नोट हो गया और ये माइनस के 0 प्लस सी, तो सी क्या आ गया हमारा, ए नोट। अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नोट। अब इस एक्सप्रेशन को देखो, ये हमारी इक्वेशन कैसी लग रही है। ये वाली जो हमारी एक्सप्रेशन है ये हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की तरह नजर आ रही होगी आपको, ठीक है। अब अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कैसा ग्राफ बनेगा हमारा। अब यहाँ पे मैं बना देती हूँ। अब यहाँ पे कंपेयर करो, y ये है तो ये किस साइड आएगा, कंसंट्रेशन इस साइड। और हमारी एम एक्स एक्स क्या है, ये है तो किस टी किस साइड आएगा, टाइम इस साइड, कंसंट्रेशन टर्म इस साइड। और हमारा नेगेटिव है तो नेगेटिव स्लोप आएगी। इस तरीके का ग्राफ बनेगा।
इस तरीके। और ये एक्स्ट्रा प्लॉट करने पर जो ये है हमारा, ये इंटरसेप्ट है। सी क्या होता है? इंटरसेप्ट। तो ए नॉट हमारा क्या हो गया? इंटरसेप्ट। तो जहाँ पे लाइन कट करेगी वहाँ से आपको ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन मिल जाएगी। और इसकी स्लोप क्या है हमारी? माइनस के। स्लोप क्या है हमारी? माइनस के। जो ग्राफ्स बना रही हूँ उन पे कंसंट्रेट करें स्टूडेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन में एज इट इज आ जाते हैं टिक मार्क में या अदरवाइज कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अगर आपको ऐसे ग्राफ दिया हुआ है, और अकॉर्डिंगली व्हाट इज द स्लोप। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कंसंट्रेशन टाइम से प्लॉट की जाती है, टाइम, तो आपके पास अगर ये डिक्रीजिंग वाला नेगेटिव स्लोप वाला आपके पास ग्राफ आएगा तो इट मीन स्लोप नेगेटिव है, और ये हमारा ए नोट है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इफ कंसंट्रेशन इज वेरिड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपका नेगेटिव स्लोप आएगी, माइनस के स्लोप है और इंटरसेप्ट ए नोट है। पहला ग्राफ ये है, सो नंबर 1 डाल। इसी के लिए दूसरा ग्राफ देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जो यहां पे बना देती हूं मैं। अब रेट ऑफ रिएक्शन देखो, ये आपकी रेट टर्म है, रेट है ना ये। अब ये रेट किसके बराबर है? रेट इज इक्वल टू माइनस के। रेट इज इक्वल टू माइनस के हो गया। अगर खाली रेट को प्लॉट कंसंट्रेशन को कि रेट कंसंट्रेशन के उससे प्लॉट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगी? ये स्ट्रेट लाइन। तो क्या आएगी हमारी? स्ट्रेट लाइन। ये हमारा हो गया दूसरा ग्राफ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारा दूसरा ग्राफ है कि अगर रेट और कंसंट्रेशन में पैरेलल लाइन नजर आएगी तो वो जीरो ऑर्डर है, और अगर टाइम और कंसंट्रेशन के लिए डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो वो जीरो ऑर्डर है। राइट स्टूडेंट। अब इसकी हाफ लाइफ का ग्राफ एक और देखो। एक्सप्रेशन क्या है हमारा? ए नॉट ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट, यही है। अब इसको इधर ले जाओ, ए नॉट माइनस ए इज इक्वल टू के टी। जब टी हाफ होगा फॉर हाफ लाइफ, हाफ लाइफ के लिए क्या होगा? टी हाफ इज इक्वल टू, उस वक्त कंसंट्रेशन टी हाफ लाइफ टाइम में इज द टाइम पीरियड व्हेन द कंसंट्रेशन इज हाफ ऑफ द इनिशियल। यानी कि ये भी कितना हो गया? अब ये कितना बच गया? ए नॉट बाय 2। कितना बच गया? ए नॉट बाय 2। और यहाँ पे के टी भी था ना, के टी हाफ इज इक्वल टू, या फिर ए नॉट इज इक्वल टू 2 के टी हाफ, और ऐसे भी लिख सकते हैं टी हाफ इज इक्वल टू 1/2 के ए नॉट। अब एक थर्ड ग्राफ बनेगा इसके लिए। अगर टी हाफ को कंसंट्रेशन के हिसाब से प्लॉट करते हैं, अब टी हाफ यहाँ लेना है, और हमारी स्लोप पॉजिटिव आती है विद 1/2 के स्लोप, विद 1/2 के स्लोप, तो वो कौन सी होती है? जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर के लिए हमारी स्लोप 1/2 के होगी। ये इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पे लिया हुआ है। ये किसके अराउंड, आप यहाँ पे किसके अराउंड प्लॉट कर रहे हो? इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इस स्लोप से आपकी स्लोप कितनी होगी? 1/2 के। ये जीरो ऑर्डर का ग्राफ, राइट। थोड़ा याद कर लेना इसको। ये सारे ग्राफ्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये इनमें से कोई भी आपको क्वेश्चन में टिक मार्क के लिए या वैसे पूछते हैं या केस स्टडी में भी, तो आपको अंदाजा रखना है। इसीलिए ये करा रही हूँ मैं टॉपिक, बच्चे इसको छोड़ देते हैं कई बारी। एक बार रिपीट कर लो स्टूडेंट। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे 3 ग्राफ बनने हैं। सबसे पहले तो रेट का ही, रेट को अगर हम कंसंट्रेशन के विद रिस्पेक्ट प्लॉट करते हैं डायरेक्ट सिर्फ रेट, तो वो अगर आपका इंडिपेंडेंट आता है स्ट्रेट लाइन, तो ये तो क्लियर है हमारा कौन सा है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर आपका टी को कंसंट्रेशन से प्लॉट किया जाए और एक डिक्रीजिंग ग्राफ बनता है, तो ये विद, और इसकी स्लोप याद रखनी कितनी होगी एक्सप्रेशन से? माइनस के, राइट। ये, और अगर ये आपको प्लॉट हुआ हुआ नजर आता है तो वो तो क्लियर कट है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इसके अलावा एक और ग्राफ है टी हाफ के लिए। टी हाफ का ग्राफ इंक्रीजिंग हो रहा है, और टी हाफ कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन के अराउंड प्लॉट करने पे इंक्रीजिंग आता है, तो वो हमारा कौन सा होता है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और इसकी स्लोप कितनी होगी? 1/2 के, 1/2 के, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए करेंगे हम
रेट एक्सप्रेशन क्या है हमारा, डी ए बाई डी टी माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट्स है और किसके प्रोपोर्शनल है, फर्स्ट ऑर्डर है, तो इट मीन्स हमारा यहाँ पे क्या आएगा, 1 डिग्री, यानी इस पे डिपेंडेंट है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, राइट। अब इंटीग्रेशन के लिए एक जैसी टर्म्स को एक तरफ ले आओ, डी ए बाय ए और डी टी, के डी टी, राइट। इतना सबको पता चल गया। अब आपको इंटीग्रेशन लेनी आती है, अकॉर्डिंगली हम इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ये माइनस में इधर ले जाती हूँ, माइनस के डी टी। अब आप लॉ ऑफ डी ए बाई ए इज इक्वल टू लॉ एल एन ए हो जाएगा, ये फॉर्मूला यहाँ देते हैं हम, ये आ गया हमारा एल एन ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, राइट। अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू एट टी इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू ए नॉट, तो एल एन ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, प्लस सी, तो सी कितना आ गया, एल एन ए नॉट। अब ये वैल्यू, पुट दिस वैल्यू इन हियर, एल एन ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन ए नॉट। अब ये वाली एक एक्सप्रेशन हमें मिल गई है जिसका हमने क्या करना है, ग्राफ प्लॉट, इसका हमने क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। अब ये हमारा y, ये एम एक्स प्लस सी नजर आ रहा है, और एक और ग्राफ हम ऊपर बनाएंगे रेट एक्सप्रेशन के लिए, और एक हमारा यहाँ हो गया। तो पहले यही वाला बनाएं, सबसे पहले t, और इधर ये यहाँ पे हम नेचुरल लॉग भी ले लेते हैं, नेचुरल लॉग ले लें या एल एन ए नजर आए, दोनों के लिए सेम रहेगा ग्राफ विद नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप होगा, इंटरसेप्ट हमें एल एन ए नॉट मिलेगा, और एल एन से नहीं करेंगे तो नेचुरल लॉग की जगह हम यहाँ पे लिख सकते हैं लॉग ए इज इक्वल टू, यहाँ पे लॉग का मैं माइनस के बाय 2.303 टी प्लस लॉग ए नॉट। क्लियर हो रहा है ये स्टूडेंट्स आपको, लॉग ए लॉग ए। अब स्लोप की जगह माइनस के अपॉन 2.303 आ जाए, जो इससे मल्टीप्लाई होता है 2.303, यहाँ भी 2.303 होगा, डिवाइड करके यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो माइनस लॉग टी, ये चीज। तो स्लोप कितना आ गया, टी को किया वेरी, इसको इधर किया, तो स्लोप हमारा आ गया माइनस के अपॉन 2.303, ये हमारी स्लोप है, ये हमारी स्लोप है, राइट। ये हमारी स्लोप आ गई, क्योंकि ये नेचुरल लॉग को मैंने लॉग में कन्वर्ट कर दिया, तो 2.303 लॉग था और 2.303 यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया, और इसमें ये हमारी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन गई थी। तो हमारी स्लोप क्या है, अगर आपको स्लोप दिया है, थीटा की वैल्यू दिया है, तो tan थीटा इज इक्वल टू दिस, तो के भी निकल सकता है वहां से, अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आपको नजर आता है तो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये हमारा रेट को अगर हम प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे हम, अब हमारी रेट विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन, विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन, ये कैसे जाएगी, जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा रेट भी बढ़ता जाएगा विद स्लोप के स्लोप के साथ। अब फर्स्ट ग्राफ ये हो गया, सेकंड ये हो गया, हमारा रेट वाला जो 0 ऑर्डर के लिए भी किया था, और ये हमारा लॉग। अगर यहाँ पे आपको लॉग नजर आता है ना स्टूडेंट्स, तो वो क्लियर कट है कि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो वो क्लियर कट है हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। और अगर सिंपल कंसंट्रेशन से करते हैं टाइम के विद रिस्पेक्ट, तो वो हमारी क्या हो गई, 0 ऑर्डर रिएक्शन। और अगर लॉग नजर आएगा तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और रेट में अगर इंक्रीजिंग है कंसंट्रेशन से, तो कंसंट्रेशन से वेरी सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर वाला ही तो हो रहा है, तो वो क्या हुआ, हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और अगर इंडिपेंडेंट है तो वो है हमारा 0 ऑर्डर रिएक्शन। इन चीजों को याद रखो। अब टी हाफ वाला देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब रेट एक्सप्रेशन क्या है हमारा, लॉग ए इज इक्वल टू माइनस के टी बाय 2.303 और लॉग ए नॉट। अब इसको इधर ले आते हैं, हाफ है तो ए इज इक्वल टू ए नॉट बाय 2, यहाँ पे रख दो लॉग ए नॉट अपॉन ए इज इक्वल टू के टी है। अब ए की जगह मैं यहाँ पे ए नॉट बाय 2 रख देती हूँ,
अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या बन गया log 2 और के टी इज इक्वल टू कितना आ गया 0 पॉइंट, यहाँ पे 2.303 भी है, यहाँ पे 2.303 भी है, ये हमारा फिर मल्टीप्लाई में नहीं जाए तो ये हमारा 0.3010 इंटू 2.303 बाय के, ये 0.693 अपॉन के हो गया, टी हाफ। ये हमारा हाफ लाइफ एक्सप्रेशन आ गया। अब यहाँ पे देखो हाफ लाइफ एक्सप्रेशन में कोई कंसंट्रेशन टर्म नहीं है, हाफ लाइफ एक्सप्रेशन में कोई कंसंट्रेशन टर्म नहीं है, तो अगर इसके अगर करेंगे तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन, ये वाला ग्राफ है। ये ग्राफ सेम है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट से, उसमें यहाँ रेट और कंसंट्रेशन है जीरो ऑर्डर के लिए, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ इंडिपेंडेंट। अगर रेट ही इंडिपेंडेंट होगा तो जीरो ऑर्डर, अगर टी हाफ इंडिपेंडेंट है तो वो फर्स्ट ऑर्डर। दोनों ग्राफ सेम है, बस आपको याद रखना है ऐसे। और अगर लॉग टर्म्स नजर आएंगी, आपको लॉग टर्म्स नजर आ रही हैं तो क्लियर कट वो फर्स्ट ऑर्डर की बात है, और अगर रेट में इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन के तो जीरो ऑर्डर, और अगर टी हाफ में इंडिपेंडेंट है तो वो फर्स्ट ऑर्डर। तो ये आपके 6 ग्राफ्स हो गए जो हमारे जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए, राइट स्टूडेंट्स। तो इन सबको अच्छे से प्रिपेयर करो, और सेकंड ऑर्डर का ग्राफ भी कई बार अगर आपको इनमें से नहीं नजर आता और आपको एक्सप्रेशन में सेकंड ऑर्डर का, मैं इसके पहले यहाँ पे बना देती हूँ, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ नजर आता है एज इट इज वर्किंग में हमारे पास सेकंड ऑर्डर के क्वेश्चन से नहीं आते, लेकिन ग्राफ में कई बार आपको ऐसे नजर आ सकता है कि अगर आपको 1/√2 टाइम के विद रिस्पेक्ट ऐसे नजर आएगा और वो इंक्रीजिंग होगा पॉजिटिव, तो वो हमारी कौन सी रिएक्शन होती है, सेकंड ऑर्डर। तो जनरल रिएक्शन में आपको क्या एक टिप है आपकी पहचानने के लिए, अगर सिंपल कंसंट्रेशन वेरी करा रहे हैं तो वो जीरो ऑर्डर, और अगर लॉग ऑफ ए वेरी हो रहा है तो वो फर्स्ट ऑर्डर, और अगर 1/a वेरी हो रहा है तो वो कौन सी होगी, सेकंड ऑर्डर, राइट। सिंपल कंसंट्रेशन जीरो ऑर्डर, लॉग अगर आ गया तो वो फर्स्ट ऑर्डर, और अगर अपोन में वेरी करा रहे होंगे तो सेकंड ऑर्डर, ये आप पहचान सकते हो। लेकिन रेट में जीरो ऑर्डर हमारा स्ट्रेट लाइन कंसंट्रेशन के अराउंड, फर्स्ट ऑर्डर हमारा क्या होगा, इंक्रीजिंग, क्योंकि वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है जितनी ज्यादा, और सेकंड ऑर्डर भी हमारा क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा अगर वो, ये सेकंड ऑर्डर का भी सेम बनेगा ऐसे, ये फर्स्ट ऑर्डर और ये जीरो ऑर्डर रेट एक्सप्रेशन। और हमारे नॉर्मल ये कंसंट्रेशन हो गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये डिक्रीजिंग विद माइनस के स्लोप, और यहाँ पे ए नोट इंटरसेप्ट, और फिर लॉग ए विद रिस्पेक्ट टू टी, ये भी डिक्रीजिंग होगा विद लॉग ए नोट, और स्लोप ऑफ द रिएक्शन -k/2.303, राइट। और टी हाफ में क्या नजर आएगा आपको, 1/a, लेकिन ये कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। ये कैसा होगा हमारा, इंक्रीजिंग, इसकी नेगेटिव स्लोप नहीं होगी। क्लियर है स्टूडेंट्स। कुछ अब इन ग्राफ्स को लेके हम कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारे पेपर में जिस तरीके से पूछे जाते हैं। इसके अलावा हीनियस वगैरह के जो क्वेश्चन मैंने नोट किए हैं, ताकि ग्राफ के जितने भी इस चैप्टर में पूछ सकते हैं क्वेश्चंस वो आप अटेम्प्ट कर सको। बाकी क्वेश्चंस तो हाफ लाइफ रिलेटेड और जो क्वेश्चंस है न्यूमेरिकल वाले वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको प्रैक्टिस कराए हुए हैं और आप कर लेते हो। पर ग्राफ वाले हैं कि आपकी इतनी प्रैक्टिस नहीं, और एंड मोमेंट पे ग्राफ के स्टडी में या किसी में आगे तो आपको डिफिकल्टी ना है, इसलिए पूरा जो मैंने वीडियो है सिर्फ ग्राफ के लिए बनाया। अब इसके क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं थोड़े। लेट स्टार्ट स्टूडेंट। सबसे पहले है, for a reaction the graph of the rate of reaction against molar concentration of reaction is as shown, what is the order of the reaction। अब मैंने बताया आपको अगर रेट ही इंडिपेंडेंट हो कंसेंट्रेशन के तो वो कौन सा होता है, राइट, जीरो ऑर्डर। तो वो कौन सा होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है ये। और अगर मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ, आप पॉज करके अपने आप से पहले सोच सकते हो और फिर वीडियो को देख सकते हो कि हाँ आपका आंसर सही है या नहीं है। पर क्योंकि टाइम हमारे पास कम है और हमने मैक्सिमम जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो बच्चों को डिफिकल्ट है सिर्फ वही हम कवर कर रहे हैं, तो
और इसके अलावा भी कोई डिफिकल्ट लगता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसलिए हम जल्दी जल्दी सिर्फ वही टॉपिक्स ले रहे हैं जो एग्जाम्स के लिए आपको जिनमें डिफिकल्टी है। कंसिडर द रिएक्शन ए गिव्स प्रोडक्ट द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद टाइम इज। अब आपके पास इस तरीके का ग्राफ है, मैंने बताया यहाँ देखो, यहाँ कंसंट्रेशन दिया है सिर्फ और टाइम के, लॉग नहीं है, 1/, नहीं है, तो क्लियर कट ये कौन सा है, जीरो ऑर्डर। कौन सा है ये, जीरो ऑर्डर। तो क्वेश्चन दिया प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो कौन सा हो गया, जीरो। फिर डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन के लिए हमारे पास कौन सा एक्सप्रेशन हमने पहले अभी डिराइव किया है, जो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो और मैं डायरेक्ट ही लिख रही हूँ, ए इज इक्वल टू के टी प्लस ए नोट। ये निकला था हमारा जीरो ऑर्डर के लिए जो पूरी डेरिवेशन की थी, उसमें एंड में ये वो वाला लिखना है। व्हाट डज द स्लोप ऑफ द कर्व इंडिकेट। स्लोप क्या बताती है हमें, नेगेटिव। क्या है स्लोप, क्या है हमारी, नेगेटिव है। और किसके क्या बता रही है ये हमें, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट के बारे में बता रही है कि रेट दी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है बाय द टाइम ऑफ रिएक्शन, और साथ में रेट कांस्टेंट आप निकाल सकते हो स्लोप से। ये थर्ड है आपका व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब नेक्स्ट देखो, ऑब्जर्व द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब यहाँ पे देखो ये इस तरीके का है, ये क्लियर कट लॉग आ रहा है। अगर लॉग नजर आ गया यहाँ पे, बिना कुछ सोचे कौन सी रिएक्शन है ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, राइट। तो फर्स्ट ऑर्डर है, लॉग आर नोट बाय आर ले लिया इसको, और बाकी सारी टर्म उधर रहेगी, माइनस के बाय 2.3 नॉट थी, के टी हमारा वहां पे बच गया। तो स्लोप क्या होगी आपकी, के बाय 2.303। उसी एक्सप्रेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर लो, हमारा लॉग वाला जो एक्सप्रेशन है। और टी हाफ में रिलेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, के इज इक्वल टू 0.693 बाय टी हाफ, जो हाफ लाइफ का मेन एक्सप्रेशन है वही लिखना है। कर लोगे स्टूडेंट्स, है ना। विच ऑफ द फ्लोइंग ग्राफ्स इज करेक्ट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इनमें से आपको पहचानना है फर्स्ट ऑर्डर का कौन कौन सा ग्राफ है। अब अगर इंडिपेंडेंट है टी हाफ, तो वो कौन सा होता है, फर्स्ट ऑर्डर कंसंट्रेशन की, राइट, ये फर्स्ट ऑर्डर। अब टी हाफ डिक्रीज हो रहा है, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए नहीं है। ये वाला देखो, कंसंट्रेशन वाली टर्म हमारी लॉग की फॉर्म में आती है, ऐसे तो आती नहीं, और एक्सपोनेंशियल नहीं, ये भी नहीं हो सकता। अब ये लॉग नजर आ गया और स्लोप नजर आ गई और इंक्रीजिंग, ये हो सकता है। ये दोनों क्या है हमारे ग्राफ्स फर्स्ट ऑर्डर के लिए, के बाय 2.303 लॉग आर नोट बाय आर, और इस केस में पॉजिटिव है। अगर खाली आर को प्लॉट करते हैं तो हमारी नेगेटिव स्लोप आती है एक्सप्रेशन में। ये एक्सप्रेशन को रीअरेंज किया हुआ, राइट। अब ये जो क्वेश्चंस है हमारे, ये मैंने आर्हीनियस वाले उससे लिए हुए हैं। ये मैंने आर्हीनियस में जो ग्राफ वाले क्वेश्चंस थे, ताकि उसमें भी कोई स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी ना रहे और ग्राफ आ रहे थे, तो मैंने बीच में इसी के साथ वो कवर कर लिए, क्योंकि बाकी सारे टॉपिक्स की फुल वीडियो बनाने का और आपके पास भी देखने का टाइम नहीं है। तो जरूरी जो ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम करेंगे। अब यहाँ पे देखो, आर्हीनियस इक्वेशन को लेते हैं पहले, जो लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का। आर्हीनियस, ये हमारी आर्हीनियस इक्वेशन है, ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, ये रेट कांस्टेंट है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ये गैस कांस्टेंट है, ये टेम्परेचर है। ये आप सबको पहले पता है। हम सिर्फ इसमें ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन करके देखेंगे। अब इसका टेकिंग लॉग बोथ साइड, अब हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग के इज इक्वल टू ए माइनस ए बाय आर टी। ये हो गया आपका। अब इस इक्वेशन को देखो, ये इक्वेशन हमारी कैसी लग रही है, y इज इक्वल टू एम एक्स की फॉर्म में आ गया, तो यहाँ पे c प्लस एम एक्स मैंने ऐसे लिख दिया क्योंकि c यहाँ है, और ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है ना, बस क्योंकि हमारा एम एक्स जो वेरिएबल है टेम्परेचर, उसको इस साइड लिखा है, तो मैंने अकॉर्डिंगली इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब किस किस को प्लॉट करेंगे, अब नेचुरल लॉग का पहले मैं यहीं पे बना लेती हूँ। लॉग के इज इक्वल टू ए माइनस ए अपॉन 2.303 आर टी, और इसके अपॉन भी 2.303 होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, लॉग के, और यहाँ पे 1 बाय कौन सा वेरिएबल है, 1 अपॉन
टी वेरिएबल है, 1/t वेरिएबल है, ये भी कांस्टेंट आ गया, ये भी कांस्टेंट, तो अकॉर्डिंगली अब नेगेटिव है स्लोप तो ऐसे, नेगेटिव है स्लोप तो ऐसे आएगा। और ये कितना हो गया हमारा इंटरसेप्ट a/2.303 जो हमारा फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, ये नेचुरल लॉग का इधर भी डिवाइड होगा 2.303 और इधर भी हो जाएगा, तो वो इसी में ही ले लिया। और ये हमारा कितना हो जाएगा -EA/2.303R, ये हमारी क्या हो गई स्लोप, ये हमारी क्या हो गई स्लोप हो गई। ये हमारा आर्हीनियस इक्वेशन के लिए है। अब इससे रिलेटेड भी एक दो क्वेश्चंस जो थे वो मैंने ग्राफ से रिलेटेड वो इसी में कवर किए हैं। ये डेरिवेशन सबको पता चल गई, सिंपल लॉग लिया है, नेचुरल लॉग लिया था, उसको 2.303 करना पड़ता है, तो नेचुरल लॉग को नॉर्मल लॉग में 10 की बेस में कन्वर्ट करके हमारा जो एक्सपोनेंशियल होता है वो लॉग से कट जाता है, इसलिए -EA/R, ये सबको पता चल गया। उसके बाद y = mx को हमने सिर्फ प्लॉट किया विद नेगेटिव स्लोप, बिल्कुल सेम है इस एक्सप्रेशन से। ये y, ये x वेरिएबल कौन सा है 1/t, ये m इसकी साइड वाली सारी स्लोप है, और ये c, और ये लॉग की फॉर्म है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस रेट कांस्टेंट k = दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ग्राफ, लॉग के नेचुरल लॉग को ही किया है तो 2.303 नहीं आएगा, इसी को सीधा कर देते हैं प्लॉट ln के, और ये हमारा नेगेटिव स्लोप के साथ ग्राफ आएगा 1/t विद रिस्पेक्ट टू, और -EA/R, और ये हमारा a हो गया, राइट। अब इसमें देखो पहचानो कौन सा ग्राफ है, क्या क्या होना चाहिए, ln और 1/t, ln और 1/t है, नेगेटिव स्लोप है, राइट, और इसमें इंक्रीजिंग नहीं होएगी और यहाँ से भी नहीं होएगी, तो कौन सा आंसर है ये वाला, तो कौन सा आंसर हुआ हमारा ये वाला, यही मैच हो रहा है क्योंकि डिक्रीजिंग ग्राफ आना है -EA/R से, तो फर्स्ट इज आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए आपने एक्टिवेशन नहीं किया था कि ये हमारी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी में हमारा ये हमारी एनर्जी है, राइट, और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पे मान लो कहीं पे हमारी रिएक्टेंट है, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को पार करता है, और यहाँ पे कहीं हमारा प्रोडक्ट बच जाता है, ये हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, दैट मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ये एक्टिवेशन एनर्जी हो गई हमारी इतनी, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यही होता है। अब ये रिएक्टेंट्स की एनर्जी, ये प्रोडक्ट की एनर्जी। अब हमारे ग्राफ में पूछा है इनमें से कौन सा ग्राफ, विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हमारे पास रिएक्टेंट्स कम स्टेबल होने चाहिए, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होने चाहिए, यानी वो इस एनर्जी ग्राफ में जितने ज्यादा लोअर आएंगे उतने ज्यादा वो स्टेबल हैं, यानी कि जो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके मोर स्टेबलर प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वही ज्यादा क्या होगा, उसी में एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि इसके लिए कम एनर्जी चाहिए ना, उसमें एनर्जी क्या होगी रिलीज, वही एक्सोथर्मिक होगा। अब यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, यानी एनर्जी रिलीज होगी। इस केस में देखो यहाँ पे रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की ज्यादा है, तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है कंज्यूम। यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी बिल्कुल बराबर है, तो एक्सोथर्मिक किस में हो सकती है, यहाँ तो जितनी यूज हुई उतनी ही बॉन्ड ब्रेक और उतनी ही बॉन्ड फॉर्मेशन में लगी, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग में तो कम थी, बॉन्ड फॉर्मेशन में ज्यादा लगी, तो ये एंडोथर्मिक हुई, और ये प्रोडक्ट से ज्यादा स्टेबल हो रहे हैं, नीचे आ रही है इसकी एनर्जी, तो फिर ये कौन सी एनर्जी क्या हुई इसके इसमें रिलीज, तो ये क्या हो गई एक्सोथर्मिक। तो 1 इज द आंसर, ओनली 1, और ऑप्शन दिए हुए। क्लियर है स्टूडेंट्स, this is all about the graph related questions of chemical kinetics. If you have any other problem, then you can comment me in the comment box. So thank you so much, we'll meet in next video.